नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षित है और आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान रुद्र में। दोस्तों, अगर हम बात करें एक मिडिल क्लास फैमिली की, तो नॉर्मली क्या होता है कि एक मिडिल क्लास पर्सन को अपनी नीड्स और डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आपको फैमिली में कार की रिक्वायरमेंट है तो आप कार लोन ले लेते हैं। अगर आपको घर बनाना है और आपके पास अमाउंट नहीं है ज़्यादा तो आप होम लोन ले लेते हैं। इसी तरह एजुकेशन लोन ले लेते हैं अगर आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए होती है और आपके पास इतना फंड्स नहीं होता। सो हम लोग क्या करते हैं, अपनी सैलरी और बजट के अकॉर्डिंग लोन्स ले लेते हैं बैंक से और उनको फिर रेगुलर ईएमआईज पे करते रहते हैं लॉन्ग टेन्योर के लिए। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो बिजनेसमैन की इनकम बढ़नी शुरू होती है और सैलरीड पर्सन की सैलरी धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है। तो एक सिचुएशन आती है कि जब हमारे पास फंड्स कलेक्ट होना शुरू हो जाता है और हमारे मन में एक डिलेमा क्रिएट हो जाता है। डिलेमा क्या क्रिएट होता है कि हम लोन का प्री पेमेंट करें या फिर उसी अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट करें जिससे हमारे लोन का जो इंटरेस्ट रेट है जो एनुअली 9 से 10% के आसपास रहता है, उससे ज़्यादा हम कहीं इन्वेस्ट करके रिटर्न कमा लें जिससे हमें कुछ बेनिफिट हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि लोन रीपेमेंट और इन्वेस्टमेंट कौन सा ऑप्शंस बेटर है। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन आइकन पर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरे इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि लोन्स पर क्या क्या इंटरेस्ट रेट्स नॉर्मली रहते हैं। तो अगर हम बात करें होम लोन की, तो होम लोन जो है वो हमें 8% पर एनुअली मिल जाता है और इसमें सेक्शन 80C के अंतर्गत और बहुत सारे टैक्सेस हमारे इसमें बच जाते हैं। तो अगर हम मोटा मोटा कैलकुलेशन निकालने के लिए एवरेज निकालें तो होम लोन पर 7% का एनुअल इंटरेस्ट जाता है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें कार लोन की, तो कार लोन पे लगभग 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। एजुकेशन लोन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन लोन पे 10% एनुअली हमारा इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है। पर्सनल लोन की बात करें तो पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसलिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है जो अप्रॉक्स हमारा 14% के आसपास बैठता है। वही अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड लोन की, तो क्रेडिट कार्ड में बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है जो अराउंड 30 to 36% एनुअली रहता है। तो ये हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं लोन्स के ऊपर जो हम अवेल करते हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंटरेस्ट जो हमें मिलता है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, तो अगर हम बात करें एफडी की, तो एफडी का नॉर्मली जो रहता है वो अराउंड 7% के आसपास रहता है, लेकिन उसमें टैक्स भी हमें पे करना पड़ता है। तो अगर हम कैलकुलेशन के बेसिस पे मोटा मोटा निकालें तो वो अराउंड 6% के आसपास हमें इनकम होती है इंटरेस्ट की। दूसरी तरफ इंश्योरेंस में भी हमारा लगभग 5% के आसपास का एनुअली बेनिफिट होता है। पीपीएफ, ईपीएफ इस तरह की स्कीम्स में अगर हम बात करें तो हम एनुअली जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न होता है वो अराउंड 7% के आसपास होता है। वही अगर हम रेजिडेंशियल रियल इस्टेट से इनकम की बात करें तो उसमें नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो 3% के आसपास हमें रेंटल इनकम पड़ जाती है और 5% के आसपास सालाना हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हमारा टैक्स लगता है। तो अगर हम कैलकुलेशन के लिए निकालें तो अप्रॉक्स हमारा 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली अर्न होता है अगर हम रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट की बात करें। वही गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड पे भी हमारा ईयरली 8% के आसपास इंटरेस्ट हमें मिल जाता है, लेकिन वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन घटाकर लगभग 7% के आसपास हमारा को जो है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न होता है। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स में दोस्तों लगभग 12 से 15% के बीच का एवरेज रहता है एनुअली लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, लेकिन टैक्स रिटर्न्स को हटा दें अगर हम तो नॉर्मली हमें 13% के आसपास रिटर्न की अर्निंग होती है। तो ये हमने दोस्तों जाना कि लोन्स पर हमें कितना इंटरेस्ट पे करना होता है और अगर हम वही दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो कितना हमें अर्न होता है एनुअली। तो अगर हम बात करें डिसीजन की कि हमारे पास अगर कहीं से फ़ंड आया है तो हमें उस फंड का क्या करना है, हमें लोन रीपे करना है या फिर हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे पास अगर क्रेडिट कार्ड का कोई लोन चल रहा है जिस पे हमारा एनुअली 30 to 36% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है, तो सबसे पहले तो आप क्रेडिट कार्ड का लोन पे करिए क्योंकि इतना रिटर्न हमें कहीं इन्वेस्टमेंट से भी नहीं मिलेगा। सो अगर क्रेडिट कार्ड लोन है तो सबसे पहले आपको अमाउंट से लोन रीपे करना है। वही अगर हम दूसरी बात करें कि अगर हमारा होम लोन है अप्रॉक्स 8% का सालाना जिस पे हम दे रहे हैं और अगर हम चाह रहे हैं कि हम कोई इन्वेस्टमेंट करें म्यूचुअल फंड के अलावा, तो सब भूल जाइए क्योंकि आपने देखा एफडी, इंश्योरेंस, पीपीएफ, रियल इस्टेट्स वगैरह, इवन गोल्ड में भी मिला के हमें इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता जितना हम होम लोन पे दे रहे हैं 8% का। यहाँ भी आप भूल जाइए, सबसे पहला टास्क है कि आप होम लोन पे करिए। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में दोस्तों।
दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में वॉलेटिलिटी रिस्क होता है। यानी आप ये मान के चलिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि 2-3 साल के अंदर आपको नेगेटिव रिटर्न मिले। म्यूचुअल फंड्स में हमेशा आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट ही होगा। दूसरा क्या होता है कई बार कंडीशन कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा बूम पे होती है तो जो स्टॉक से या म्यूचुअल फंड से रिटर्न आने के चांसेस होते हैं तो वो लेस होते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि किन सिचुएशंस में हमें, अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है तो किन सिचुएशंस में हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। अगर मार्केट लो है, जैसे ये अब आपका कोरोना पेंडेमिक के दौरान मार्च में मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुई थी, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में तो बेनिफिट हो गई, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी आपको हायर रिटर्न्स के जो है प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में आपको लिक्विडिटी बना के रखना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास अमाउंट कहीं से आया है और आप ये चाहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूं, तो उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको कम से कम 6 से 12 महीने के टेन्योर में स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करना होगा, सिचुएशन देख के। साथ ही साथ वो जो आपके पास अमाउंट आया है, कोशिश करिए आप उसका पोर्टफोलियो बनाइए। जैसे आप इमरजेंसी फंड के लिए आप कोई अमाउंट अपने पास ब्लॉक कर लीजिए, चाहे तो आप शॉर्ट टर्म एफडीज़ कर दीजिए। पार्शियल फंड आप म्यूचुअल फंड्स में डालते रहिए रेगुलर, जिसको मैं बोलूँगा इंटरवल्स पे, जिसको हम SIPs बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए। और फिर भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, माइंड में क्रिएट हो रहा है कि नहीं मेरे को तो यार लोन रीपे भी थोड़ा बहुत करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा अमाउंट लोन रीपे कर दो। पॉइंट ये है कि मार्केट कंडीशंस देखने के बाद ही आप डिसीजन लीजिए, लेकिन पोर्टफोलियो बना कर ज़रूर चलिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इसके साथ साथ लिक्विडिटी बना के रखना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में आइडिया नहीं है या फिर किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती है म्यूचुअल फंड में, कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर दिए गए आई बटन पर मैंने अपनी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स के बारे में सारी जानकारी है। इक्विटी डेब्ट फंड्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, और कितना रिटर्न हम लोग उससे जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को कंसिडर कर जो मैंने आपको बताया कि लोन्स पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और इन्वेस्टमेंट्स में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स में हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न हो जाता है, तो इन सब कैलकुलेशंस के बेसिस पर ही आप एक करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लिक्विडिटी आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उस पर लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस डाउट में रहते हैं कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। आप उनको प्लीज़ ये वीडियो रेफ़र करिए, एटलीस्ट थोड़ा आइडिया लगे कि हम किस बेसिस पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं और किन डिसीजंस के बेसिस पे हम एक फाइनल स्टेप लें कि हमें क्या करना है जो हमारे पास लमसम अमाउंट कलेक्ट हुआ है।